हाँ जी, बीडीएमएल कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हाँ, प्रकाश प्रजापत इंटीग्रेटेड, नितिन कुमार, गुड आफ्टरनून बेटा। हाँ जी, देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना चल रहा था, और आंतरिक संरचना हमारा कल ख़त्म कर दिया था। लास्ट एक लिस्ट रह गई थी, वो लिस्ट मेरे को यहाँ बनानी है जब हम रॉक्स शुरू करेंगे। जो अगला हमारा टॉपिक है चट्टान, वो चट्टान हम उसके बाद में शुरू करेंगे बेटा। पहले हम क्या शुरू कर रहे हैं, एक लिस्ट है, वो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। वो पिछले चैप्टर की है इन्हें को तो, लेकिन यहाँ पर आप लोग उसको बना लीजिएगा, ठीक है ना। मैं एक बार आपको दिखा रहा हूँ उसको। बनाइएगा यहाँ, संपूर्ण पृथ्वी पर उपस्थित उपस्थित तत्वों उपस्थित तत्वों के अंतर्गत आधार पर पृथ्वी की स्थिति। नंबर एक, लोहा। नंबर दो, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तीसरा, सिलिका। चौथा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। पांचवा, निकेल। छठवां, सल्फर। सल्फर। सातवां, कैल्शियम। कैल्शियम। आठवां, एल्यूमिनियम। हाँ, लोहा कितना है, 35%। ऑक्सीजन कितना है, 30%। सिलिका कितना है, 15%। मैग्नीशियम कितना है, 13%। निकल कितना है, 2%। उसके बाद में सल्फर 1.9%। कैल्शियम 1.1%। और एल्यूमिनियम 1.09%। ये आप लोग एक बार बना लीजिएगा। मोनिका यादव, गुड आफ्टरनून बेटा। प्रकाश प्रजापति इंटीग्रेटेड सर, चैप्टर तो सेम ही है ना, बीए और बीए बीएड का। बिल्कुल बेटा, मैंने आप लोगों को टॉपिक लिस्ट बना दी है। मैं अभी आपको यहाँ पर बता भी दूंगा। मैं लास्ट के 2 मिनट 3 मिनट मैं इस पर चर्चा कर लूँगा बेटा इस क्लास में, ठीक है ना। या फिर इसकी पीडीएफ हम आपको भेज देंगे। मतलब जो टॉपिक आपका वहाँ पर है इंटीग्रेटेड में,
वही टॉपिक सेम सेमेस्टर फर्स्ट में है बीए वालों के, ठीक है ना। ये बुक जो चल रही है, ये बुक आपके सेमेस्टर फर्स्ट की चल रही है और इंटीग्रेटेड में भी है ये बुक। अब सेकंड सेमेस्टर में जो बुक मैच करेगी वो इंटीग्रेटेड के दूसरी बुक है, ठीक है ना, दूसरा पेपर है मतलब। हाँ ये चीज़ बना लीजिए बेटा, और उसके बाद फिर हम रॉक्स शुरू करते हैं। रॉक्स, हाँ हाँ, तो अब देखिए हम रॉक्स के बारे में अध्ययन करते हैं। रॉक्स, चट्टाने, चट्टाने कहते किसे हैं बेटा, एक बार थोड़ा सा ये हमें जानकारी में होना चाहिए। बेटा अभी कोई पता नहीं है फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम कब है। हाँ दिसंबर तक चांस बनेंगे बेटा, दिसंबर तक हो सकता है। हाँ, अब चट्टान शुरू करते हैं। देखिए चट्टान क्या होती है, आप लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी, और आंतरिक संरचना में हम लोगों ने सबसे ऊपरी भाग पढ़ा क्रस्ट। क्या पढ़ा, क्रस्ट। अब आप देखिए जब क्रस्ट का अध्ययन हम लोगों ने यहाँ किया था, देखो यहाँ मैं एक शेड्यूल बनाता हूं मैं थोड़ा सा, कि ये हमारा क्या था, धरातल था ये कहीं ऊंचा कहीं नीचा ऐसे, ये हमारा धरातल है। अब यहां पर ये क्रस्ट है। इस क्रस्ट में जो लगातार जमाव हो रहा है, मान लो पहाड़ों से कट कट के नदियों के द्वारा जो मलबा जमीन पर लाके बिछाया जा रहा है, या बिछने के बाद फिर उसके ऊपर और दूसरा बिछ रहा है, या ज्वालामुखी के द्वारा निकलने वाला लावा है, लावा के रूप में जब वो एक लावा जमीन पर फैलता है तो वो जम जाता है, तो वो कठोर हो जाता है, फिर उसके ऊपर दूसरा लावा जम जाता है, वो कठोर हो जाता है। तो ऐसे रूप में विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया पृथ्वी पर चलती रहती है और लंबे समय तक चलती रहती है बेटा। अब मान लो मैं, अब ऐसा तो है नहीं ले भाई आज कोई चीज बनी और दोबारा उसके ऊपर कल भी कोई चीज बन गई, बेटा हजारों साल लग जाते हैं, लाखों साल लग जाते हैं। आज जो चट्टान है, आज जो धरातल हमको देखने को मिल रहा है, ये एक दिन के निर्माण की प्रक्रिया नहीं है बेटा, ये बहुत लंबे समय की प्रक्रिया है जो आज ये धरातल और पहाड़ ये पर्वत हमको देखने को मिलते हैं। अब इन्हीं चट्टानों की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पृथ्वी पर हमको तीन प्रकार की चट्टान देखने को मिलती हैं। कितने प्रकार की चट्टान बेटा, तीन प्रकार की चट्टान देखने को मिलती हैं। तो वो तीन प्रकार की चट्टानें हैं। नंबर एक, आग्नेय चट्टान।
आग्नेय चट्टान। नंबर 2 अवसादी चट्टान। नंबर 3 रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान। अब रूपांतरित चट्टान को कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। अब देखिए बेटा क्या होता है कि इस पृथ्वी पर बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया होती है, जैसे जमीन से निकलने वाला लावा की बात करते हैं। सबसे पहले हम जमीन से कोई ज्वालामुखी के दौरान कोई लावा निकला, निकलने से वह लावा जमीन पर फैला और वो धीरे 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 वो सूख कर जम गया। अब जैसे ही वो सूख कर जमने लगा बेटा, तो वो सूखने के बाद जब वो कठोर रूप में परिवर्तित होगा तो उनसे कौन सी चट्टान का निर्माण हुआ? आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ बेटा। किसका निर्माण हुआ? आग्नेय चट्टान का। अब मान लो ये रोजाना का जो एक अपर्दन के द्वारा या निक्षेपण के द्वारा जो चीजें बहा के लाई जाती हैं, जमीन पर बिछाई जाती हैं, उसका एक परत के रूप में जमना बहुत दूर तक, वो एक परत बनती है, वो अवसादी चट्टान कहलाती है। मतलब आग्नेय चट्टान बहुत कठोर होती है और अवसादी चट्टान बहुत नरम होती है। आग्नेय चट्टान जमीन के आंतरिक भाग में मिलती है थोड़ा सा, और अवसादी चट्टान बहुत ऊपर मिलती है। मतलब जो नदी मान लो अवसाद लेके गई, जो भी नदी में कंकड़ पत्थर बजरी या रास्ते में बाढ़ के दौरान उसने जो ग्रहण किया, हमारा जो मलबा वगैरह जो कुछ भी है, मतलब किसी को कटाव करके गई, कोई मान लो पहाड़ को काट के गई है नदी, या बहुत से बांधों को तोड़ते हुए निकलती है नदी, तो बहुत सारा मलबा उसमें बह के जाता है। कहने का मतलब है बाढ़ के दौरान गांव के गांव बह जाते हैं, छोटे छोटे कच्चे मकान बह के चले जाते हैं। तो वो जो मलबा नदी के द्वारा ले जाके कहीं ना कहीं तो वो बेटा बिछाया जाएगा, कहीं ना कहीं तो वो छोड़ा जाएगा। या कई बार नदी जब एक विशाल रूप में जाती है तो खुद का मलबा बहुत दूर दूर तक फैला देती है, और फिर जब बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो जाता है तो वो उसी स्थान पर जमता चला जाता है। तो ये एक जो अवसाद जमे, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान के रूप में देखते हैं। और मुख्य रूप से जो अवसादी चट्टान है उनसे हमको अधात्विक खनिज मिलते हैं। कौन से खनिज मिलते हैं? अधात्विक खनिज, जैसे संगमरमर। अब संगमरमर अधात्विक खनिज है, लेकिन ये ज्यादा कठोर होने की वजह से को आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। जैसे ग्रेनाइट बहुत ज्यादा कठोर हो जाता है, वो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ग्रेफाइट अवसादी चट्टान का उदाहरण है, अवसाद से जब यानी जमा होता है। और जब ये अवसादी चट्टान और आग्नेय चट्टान अपने स्वरूप का परिवर्तन करती हैं, वही रूपांतरित चट्टान कहलाती है। जैसे मान लो कोयला है, कोयले का क्या बना? ग्रेफाइट बना। कोयला जब जमीन के अंदर रहता है और मान लो वो लंबे समय तक जमीन के अंदर है, कोयला जब लंबे समय तक जमीन के अंदर रहता है तो वो अपना स्वरूप परिवर्तित करता है। और कोयला ही नहीं, कोई भी खनिज हो, जितने लंबे समय तक जमीन के अंदर रहेगा वो अपना स्वरूप परिवर्तन करेगा, और स्वरूप परिवर्तन के दौरान जो नई चीज बन के निकलेगी वही कायांतरित चट्टान है। अब जैसे मान लो कोयले की बात करते हैं, कोयला जमीन के अंदर रहा तो क्या बना? ग्रेफाइट बना। ग्रेफाइट लंबे समय तक जमीन के अंदर रहेगा तो हीरा बनेगा बेटा। कहते हैं ना कि जितना जो तपता है, जितना जो जमीन के अंदर रहता है वो हीरा बनता है बेटा। जितना जो ठोकरें खाता है, जितने जो कष्ट सहन करता है, वो उतना ही मजबूत इंसान बनता है। सेम वही चीज हमारे यहाँ खनिजों पर निकलती है। जो खनिज, जैसे प्रकार का खनिज जमीन के अंदर ताप गर्मी सहन करेगा, जितनी ज्यादा सहन करेगा वो उतना ही मजबूत और अच्छा बनता हुआ चला जाएगा बेटा। आप लोग कोयले को निकाल लीजिए, निकल गया कोयला, कुछ नहीं। लेकिन यही कोयला मान लो और 5-7 हजार वर्ष 10,000 वर्ष तक जमीन के अंदर रहता तो शायद ये ग्रेफाइट बन जाता, और लंबे समय तक रहता
तो बेटा हीरा बन जाता। अब कोई ये कहे कि नहीं साहब इतने समय बाद कौन ने देखा है, कौन रुकेगा, क्या है, अभी निकाल लो, कुछ निकालना है जो जमीन के अंदर से है बेटा। पीढ़ियां भी तो आ रही हैं, अगली पीढ़ियां भी तो देखेंगी ना। आज जो हमारे लिए संसाधन जमीन पर बचे हैं, तो यदि ये सभ्यता, ये संस्कृति, ये खोज, ये मीडिया, ये इतनी सारी चीजें यदि पहले विकसित हो जाती, तो क्या कोई हमारे लिए छोड़ता है इनको? और अगर छोड़ता भी तो कम अवस्था में रहती। नई नई चीजें आज निकल के आ रही हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ गई हैं। कौन सोचता था बेटा इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ गई? तो आज हम जैसे ही इन चीजों की बात करते हैं, तो ये चीजें हमें थोड़ी सी अजीब लगती हैं, लेकिन बेटा हकीकत सत्य है। जो व्यक्ति, इंसान जितना ज्यादा कष्ट सहन करता है, जितना ज्यादा अ, मतलब तपन महसूस करता है, जितने ज्यादा कठोर जीवन जीता है, वो बेटा उतना ही ज्यादा मजबूत इंसान होता है। आज हम पढ़ते हैं, 2 घंटे पढ़ लिए, 3 घंटे पढ़, नींद आने लगी, पटक किताब सो गए। लेकिन बेटा यही स्थिति में यदि एक बच्चा फिर खड़ा होता है, मुंह धोता है और फिर पढ़ने बैठता है, फिर नींद आती है, फिर खड़ा होता है, फिर चाय पीता है, फिर पढ़ने बैठता है, बेटा वो भी सोना जानता है, नींद उसको भी आती है, लेकिन बेटा वो तप रहा है, वो कष्ट सहन कर रहा है और फिर अपना काम कर रहा है। तो निश्चित रूप से बेटा वो हीरा तो बनेगा ही। वही सेम सिस्टम इसमें है कोयला का या खनिजों का, हमारे का। जितने लंबे समय तक जो खनिज जमीन के अंदर रहेगा, वो निश्चित रूप से उतना ही मूल्यवान और उतना ही अधिक कीमती वाला बनता चला जाएगा, कीमत वाला। तो ये चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। ये आग्नेय चट्टान आपके सामने है, आबसादी चट्टान है और रूपांतरित चट्टान है। हमारा ये जो क्रस्ट है, इस क्रस्ट के अंदर तक ये जो भूभाग है, ये वाला, ये हमने आपको कल बताया, ये वाला भूभाग यहां तक का हम खनिजों के रूप में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? खनिजों के रूप में। यहां ये ऊपर का अवसादी, ये आग्नेय, आग्नेय यहां भी है, लेकिन इतने अंदर गहराई तक कौन जाएगा? इतने अंदर तक गहराई में कौन जाएगा? तो वो अभी ऐसा कुछ ज्यादा अंदर की चीजों का पता नहीं है इतना, लेकिन यहां पर हम लोग इसकी बात करते हैं। हाँ, अब एक छोटी सी परिभाषा मैं आपको लिखाता हूं, वो देख लीजिए आप लोग। किसकी परिभाषा है? चट्टान की परिभाषा है। पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर उपस्थित उपस्थित ठोस या मुलायम अवस्था में उपस्थित ठोस या मुलायम अवस्था में विभिन्न प्रकार के तत्वों से निर्मित अवस्था में विभिन्न प्रकार के तत्वों से निर्मित खनिजों का संगठित रूप ही चट्टान कहलाता है। संगठित रूप ही क्या कहलाता है? चट्टान कहलाता है। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार
भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार, भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार वे समस्त पदार्थ जिनसे भूपर्पटी का निर्माण हुआ है, भूपर्पटी का निर्माण हुआ है, वे सभी शैल कहलाते हैं। आप सुनिए, देखो एक तो चट्टान हो गया, चट्टान तो का एक संगठित रूप है। क्या है चट्टान? संगठित रूप है। हाँ शिवानी कुछ बोल रहे बेटा? हाँ चलो कोई नहीं। देखिए बेटा, ये चट्टान जो है वो एक संगठित रूप है। उसमें क्या है, ठोस भी हो सकती है, वो मुलायम भी हो सकती है, और उनके साथ साथ विभिन्न प्रकार के तत्वों से निर्मित खनिज, ये खनिजों का क्या है, संगठित स्वरूप है। खनिजों का संगठित स्वरूप है। अब जब खनिजों का संगठित स्वरूप है और सेल क्या है, मिलने वाला कोई भी तत्व, कोई भी तत्व या कोई भी पदार्थ जो भूपर्पटी पर कैसा भी तत्व मिल रहा है, मान लो से मैग्नीशियम है, मान लो कैल्शियम है, मान लो लोहा है, या ऑक्सीजन है, या और कोई भी तत्व है जो पृथ्वी पर मिल रहा है हमको, उस सब ही को हम क्या कह सकते हैं, शैल कह सकते हैं। जो एक शैल के रूप, मतलब एक ठोस रूप में या मुलायम रूप में हमारी पृथ्वी पर पर्पटी पर हमको मिलता है। समझ गए? अब मान लो वो शैल का टुकड़ा या वो तत्व या वो पदार्थ यदि किसी अन्य पदार्थों के संपर्क में आता है, और वो एक नया पदार्थ और नई मतलब एक कठोर शैल बनाता है, मतलब एक नया पदार्थ बनाता है, वो संगठित होता है, वो किसी दूसरे के साथ मिलता है, और एक संगठित स्वरूप जब उसका बनेगा, संगठित स्वरूप उसका जब बनेगा, तो उसे हम चट्टान बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको हम चट्टान बोलेंगे। शिवानी, कल के नोट्स किसी के पास हो है तो? हाँ बेटा, मैंने पूरी पीडीएफ भेज दी आज मैंने, आपको मिल जाएगी इसकी, जो मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ जो लेता हूँ ना, ये जो शेयर इसकी जो बनाते हैं हम स्लाइड ये पूरी, तो ये आपको उसमें मिल जाएगी बेटा। हाँ अब देखिए, इन चट्टानों के बारे में कुछ विचारकों के मत हैं, वो आप लोग देख लीजिए। वो क्या है कि एक विचारक है ऑर्थर होम्स, ऑर्थर होम्स, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भूपर्पटी जो ठोस एवं कोमल रूप में दिखाई देती है, रॉक स्फीयर कहलाती है। भूपर्पटी जो ठोस, भूपर्पटी जो ठोस एवं कोमल रूप में दिखाई देती है, एवं कोमल रूप में दिखाई देती है, वह रॉक स्फीयर
स्फेयर कहलाती है, रॉक स्फेयर कहलाती है। प्रोफेसर लोवेक महोदय के अनुसार प्रोफेसर लोवेक महोदय के अनुसार, अब लोवेक महोदय क्या कह रहा है? चट्टानों के रूप में उपस्थित चट्टानों के रूप में उपस्थित ऐसे स्वरूप जो पर्यावरण के अनुसार अपनी अवस्था बदलता है। चट्टान के रूप में उपस्थित ऐसे स्वरूप जो पर्यावरण के अनुसार अपनी अवस्था बदलता है, जो विभिन्न प्रकार के तत्व जिसमें जिसमें विभिन्न प्रकार के तत्व सम्मिलित होकर खनिज रूप में अपना निर्माण करते हैं। सम्मिलित होकर खनिज रूप में अपना निर्माण करते हैं। मोनिका यादव फोटो सेंड कर दो, डायग्राम की फोटो सेंड कर दो। अच्छा, जो पृथ्वी के आंतरिक संरचना वाला जो डायग्राम था बेटा, शिवानी एक बार आप बताएं बेटा कौन सा डायग्राम था? पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाला या क्या? मैं यहाँ स्लाइड पे दिखा दूंगा बेटा, अगर यहाँ मेरे पास होगा तो। हाँ ये क्या लिख दिया मोनिका यादव? बेटा कौन से चीज की बोल रहे हैं? स्पष्ट चीजें लिखी हुई हैं सारी के सारी। ये रॉक स्फीयर है, रॉक स्फीयर। ये बेटा चट्टानों की परिभाषाएं हैं। ऑर्थर होम्स के अनुसार चट्टान क्या कहलाती है, कौन सी जगह है? प्रोफेसर लोबेक महोदय के अनुसार चट्टान क्या है? ये पर्टिकुलर इनकी परिभाषाएं बेटा, ये इनमें इन्वर्टेड कोमा भी लगा सकते हैं हम लोग, क्योंकि जब किसी परिभाषा को हम इन्वर्टेड कोमा में बंद करते हैं ये चट्टानों के रूप में उपस्थित ऐसे स्वरूप, हाँ देख लेना बेटा आप।
हाँ, अब देखो कि ये जो तत्व हैं हमारे जो पृथ्वी पर, वो कितने प्रकार के तत्व हैं। मुख्य रूप से ऐसा बताते हैं कि, अलग से लाइन लिख लेना नोट डाल के यहाँ, प्रोफेसर लॉबेक महोदय ने बताया है कि पृथ्वी की सतह पर उपस्थित कुल तत्वों की संख्या 118 है। इससे नीचे वाली लाइन में, जो पर्यावरण के अनुसार अपनी अवस्था बदलता है, जो पर्यावरण के अनुसार अपनी अवस्था अवस्था बदलता है, ये वाला बेटा। हाँ, कुल तत्वों की संख्या कितनी है बेटा? 118 है, जिनमें से आठ तत्व जिनमें से 8 तत्व 98% योगदान देते हैं। इनमें से 8 तत्व, मतलब इसको अलग स्लाइड में लिख दूंगा बेटा मैं, 1 मिनट, ये नोट तक लिख लो यहाँ आप लोग, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, या अलग स्लाइड स्लाइड में लिख लेंगे बेटा। हाँ, हाँ, देखना बेटा। पृथ्वी के पृथ्वी के निर्माण में 8 तत्व 98% योगदान देते हैं। 98% योगदान देते हैं। पृथ्वी की सतह पर उपस्थित पृथ्वी की सतह पर उपस्थित तत्वों के उपस्थित तत्वों के सम्मिलित रूप से ही सम्मिलित रूप से ही खनिजों का विकास हुआ है। विकास हुआ है। अगला पॉइंट, जिसमें खनिजों की कुल संख्या 2000 बताई गई है। जिसमें से
जिसमें से 6 खनिज सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। बेटा वो डायग्राम का नाम तो बताओ शिवानी, वो डायग्राम कौन सा है बेटा? भाई पिछला डायग्राम, भाई ये वाले डायग्राम की बोल रहे हो आप? ये वाला है क्या? देखना, अब एक जो अपने पृथ्वी की उत्पत्ति से मतलब आंतरिक संरचना से संबंधित है, वो बेटा एक बार बोल रहे हो तो वो मैं दिखा दूं यहाँ पर, एक बार बताओ मेरे को। जो सामान्य वर्गीकरण वाला डायग्राम, एक बार बताना बेटा कौन सा है, मैं बता दूंगा यहाँ पर आपको। हाँ, नंबर 1, अब इन खनिजों की जो संख्या है जो 6 है, वो 6 खनिज महत्वपूर्ण हैं, वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, नंबर 1 फेल्सपार, फेल्सपार। नंबर 2 क्वार्टजाइट, क्वार्टज, क्वार्टज रहने दो उसको, क्वार्टज, क्वार्टज। तीसरा पाइरोक्सिन, पाइरोक्सिन। चौथा एम्फीबोल, बेटा कई बार ये पूछ लिए जाते हैं और इन पर ही क्वेश्चन बन जाता है। उन खनिजों के नाम बताइए जो मुख्य रूप से पृथ्वी के निर्माण में सहायक हैं। सबसे ज्यादा जो पृथ्वी के निर्माण में सहायक है उस खनिजों के नाम पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा पृथ्वी की जो निर्माण में जो सहायक तत्व हैं वो यही हैं। चौथा, यहाँ पर बेटा पांचवा हेडिंग डाल दीजिए। पांचवा कौन सा है? माइका, मतलब अभ्रक, माइका। अभ्रक। और छठवा ओलिविन, ओलिविन। ओलिविन, हाँ बेटा। अब एक इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जैसे मान लो, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फेल्सपार की। जो फेल्सपार है ये मुख्य रूप से जो सबसे ज्यादा पृथ्वी पर पाया जाता है, इसकी जो मात्रा है पृथ्वी पर वो 50% उपस्थिति है। पृथ्वी पर 50% उपस्थिति। दूसरी बात, इसमें सिलिका। दूसरा O2, ऑक्सीजन।
शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, यहाँ जगह कम है। सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ये मिलते हैं। क्वार्टजाइट सतह पर उपस्थित सर्वाधिक दूसरा तत्व, सतह पर उपस्थित दूसरा सबसे अधिक तत्व, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, अघुलनशील खनिज है। कैसा है ये? अघुलनशील, अघुलनशील, अघुलनशील है। ये पानी में घुलता नहीं है। ये क्या पूछ रहा था बच्चे, एक बार देखना। कल का है सर, कल वाला। अच्छा, कल वाला डायग्राम बेटा वो पीडीएफ भेज दी आपको, आज मिल जाएगी आपको। हाँ भेज दी बेटा, आप ऐप खोल के देख लेना, इस क्लास के जस्ट बाद आप देख लेना, आपको मिल जाएगी। उसमें वो 7वें 8वें 9वें नंबर की स्लाइड में आप लोग देख लेना, जहाँ भी है वो आपको मिल जाएगा चित्र, उसमें आप बना लेना अच्छे तरीके से उसको। अंटार्कटिक आंतरिक कोर के बाद, सर मैंने पूरा नहीं किया बेटा, बना लेना उसमें से, अब भेज तो दिया बेटा मैंने, बता दिया। हाँ ठीक है ना, यस बेटा। हाँ अघुलनशील होता है बेटा, ये जो क्वार्टजाइट है वो अघुलनशील है, सिलिका की प्रधानता अधिक होती है, सिलिका की प्रधानता। ग्रेनाइट का महत्वपूर्ण घटक है, यहीं से ग्रेनाइट बनता है, इससे क्या बनता है? ग्रेनाइट बनता है इससे। अगला आता है आपका, ये थोड़ा सा सफेद रंग का होता है और ये हल्के क्रीम कलर का, ये हल्के क्रीम कलर का, और ये सफेद, सफेद रंग का होता है। यहाँ लिख दिया मैंने बेटा, क्वार्टजाइट सफेद रंग का होता है और फेल्सपार हल्के क्रीम रंग का होता है। उसके बाद पाइरोक्सिन, ये सतह पर उपस्थित तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ, सतह पर उपस्थित तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ, सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ, इसकी उपलब्धता लगभग 10%, उपलब्धता लगभग कितनी है? 10%। और इसके अंतर्गत भी कैल्शियम, एल्यूमिनियम, लोहा, मैग्नीशियम, सिलिका पाया जाता है। यह हरे रंग का होता है, हरे रंग का, और इसमें भी सिलिका, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम,
Ca, ये तत्व होते हैं। उसके बाद एम्फीबोल, यह सतह पर उपस्थित कुल खनिजों का 7% है। यह कुल खनिजों का 7% है। ये भी हरे रंग का है। ये भी हरे रंग का है और ये काम में आता है मुख्य रूप से एस्बेस्टोस उद्योगों में। एस्बेस्टोस उद्योगों में काम आता है। एस्बेस्टोस उद्योगों में काम आता है। और अगला है माइका, ये 4% है। कितना है? 4% योगदान। और अगला, इसमें माइका में कौन कौन से मिलते हैं अभ्रक में? वही पोटेशियम, एल्यूमिनियम, लोहा, मैग्नीशियम। पोटेशियम का के होता है, लोहा का Fe होता है, कैल्शियम का Ca होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है। हाँ, Mg। और सिलिका तत्व मिलते हैं यहाँ पर। सिलिका तत्व उपलब्धता। उसके बाद अधिकांश उपयोग विद्युत उपकरणों में किया जाता है। अधिकांश उपयोग उपयोग विद्युत उपकरणों में, विद्युत उपकरणों में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अपना लास्ट आता है ओलिविन। यह 2% मात्रा में मिलता है। कितना मिलता है? ओलिविन 2%। 2% योगदान है। 2% योगदान। और 2% के बाद फिर इसमें वही लोहा, मैग्नीशियम, सिलिका पाया जाता है। लोहा, मैग्नीशियम और सिलिका पाया जाता है। लोहा, मैग्नीशियम और सिलिका पाया जाता है। सिलिका पाया जाता है। ये भी हरे रंग का क्रिस्टल होता है। बेसाल्ट चट्टानों में पाया जाता है। किसमें? बेसाल्ट चट्टानों में। बेसाल्ट चट्टानों में पाया जाता है। एक मिनट। बेसाल्ट चट्टानों में
ठीक है ना बेटा। ये अपने मुख्य रूप से 6 तत्व थे और 6 तत्वों का बहुत बड़ा योगदान यहाँ पर देखने को मिला। जो पृथ्वी पर या पृथ्वी के जो धरातल है, जिसका हम कल बात कर रहे थे, क्रस्ट के रूप में जिसको हम जानते हैं, वो क्रस्ट के रूप में जो भूभाग था उसमें ये मुख्य रूप से, वैसे तो 118 प्रकार के तत्व हैं हमारे पृथ्वी पर। उन 118 प्रकार के तत्वों से में से 8 तत्वों का मुख्य रूप से 98% योगदान है। उन 8 तत्वों में से 6 तत्वों को मैंने आपके लिए बताया है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व हैं, जो हमारे धरातल पर मिलते हैं। उनसे विभिन्न प्रकार के खनिज हमारे धरातल पर बनते हैं और हम उनको यूज में लेते हैं, जैसे फेल्सपार, क्वार्टाइज, ये पायरोक्सिन, एम्फीबोल, माइका। ये अब ये जो तत्व बनते हैं, ये खनिज, ये मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बनते हैं। जैसे सोडियम, जैसे फेल्सपार की मैंने बात की, तो फेल्सपार में जैसे सिलिका है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, ये बहुत सारे तत्वों से मिलकर फेल्सपार बना है। तो हम इनकी बात करते हैं बेटा। हाँ बेटा, टाइम हो गया बिल्कुल। यस बेटा। और कल हम चट्टानों के प्रकारों की बात करेंगे कि कौन कौन से प्रकार की चट्टानें हमारे यहाँ पर हैं। ये तो हमने कर ली तत्वों की बात। अब हम चट्टानों में इन्हीं तत्वों को पढ़ेंगे। जितनी भी हमारी चट्टानें हैं, 3 प्रकार की चट्टानें हैं, इन तीनों प्रकार की चट्टानों में हम लोग 3 प्रकार की चट्टानों में इन तत्वों को पढ़ेंगे। तो जो मैंने नाम बताए, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतर चट्टान। तो कल हम सबसे पहले आग्नेय चट्टान की बात करेंगे। सर मैं क्लास नहीं ले पाया, तो मैं पहले वो लाइव रिकॉर्ड मिल सकते हैं क्या सर, पीडीएफ? बेटा वो तो आपको मिल जाएंगी, सब रिकॉर्डेड है पूरा, ये वीडियो भी रिकॉर्डेड है और पीडीएफ भी पूरे रिकॉर्ड में आपके ऐप में है। आप लोग एक बार उसको देखो, थोड़ा सा खोल के छेड़ के देखो उस ऐप को अपने को। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई चीज़ डिलीट नहीं होगी उसमें से। अगर आप लोगों को लगेगा ऐसा, तो हम भी आपकी हेल्प करेंगे एक दिन ऐप के बारे में, ठीक है ना। ढूंढा करो उसमें, देखा करो ऐप को चला के उसमें। हाँ ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। कल हम चट्टानों के प्रकारों की बात करेंगे। और ठीक है बेटा, थैंक यू।